अज्ञात परम ब्रह्म को प्रणाम। आज 9 सितंबर आज के दिन हम एक सोशल मीडिया के जरिए कुछ परा प्रकृति के बारे में बात करेंगे जो लोकहित में होगा और शायद प्राचीन समय से अर्जित ज्ञान के सहारे समाज को कुछ लाभ मिल सकेगा। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं शिव राजपूत और मेरे साथी प्रेम गुप्ता एक अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, प्रकृति से जुड़ने के लिए और उसकी मदद लेने के लिए या उसका लाभ लेने के लिए जो भी आप समझ लें, और उसका आज पहला अध्याय हम पहली बात से शुरू करते हैं कि आप जब भी पानी पिएं उसको प्रणाम करके पिएं, ताकि पानी के अंदर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो आपको प्राप्त हों। और ये कब कैसे किस किस तरीके से लाभदायक होता है और किन समस्याओं के लिए प्रकृति का क्या उन्होंने स्वयं जो है प्रकृति ने हमको क्या दिया है, ये हम आपको समझेंगे। आपको और आपके अंदर प्रवाहित परम ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, उस अज्ञात को नमन करता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पानी जो है अपने आप में एक जीवित और जागृत चीज़ है। मैं किसी देवी देवता से तुलना नहीं करता हूँ उसका, बस इतना कहता हूँ कि वो एक अपने आप में संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। और वैसे भी आप देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस धरती में 70% पानी है। सिर्फ धरती में ही नहीं बल्कि हमारे तमाम जीव जगत में, वृक्ष वनस्पति में, आप में और हमारे अंदर सभी के अंदर 70% पानी पाया जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरा तथ्य ये है हमारे को उसमें उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कि तमाम मजहब में पानी को, जल को बहुत मान्यता प्राप्त है संकेत में। और हम अपनी जड़ों से दूर होते चले गए, हम भूलते चले गए कि हम पानी को कैसे सम्मानित करेंगे। आप कभी नदी तालाब गए होंगे, नहाने गए होंगे, तो यूं ही किसी को देखा होगा आपने ऐसा करके वो छिड़कते हैं या उसके प्रति अपनी एक भावना व्यक्त करते हैं, पवित्रता का वो आभास देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पानी को जब भी हम पिएं, ग्रहण करें, तो उसके प्रति श्रद्धा भाव हमारा अगर हो जाए और उसके पीछे हमारी क्या आकांक्षा है, आप क्या चाहते हैं, उसके अंदर वो भाव भर दीजिए, वो पानी आपको वो प्रदान करेगा। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी प्राप्ति हो सकती है, वो उसको अगर ध्यान करके आप पानी को पिएंगे या उसका उपयोग करेंगे तो पानी में अजीब सी शक्ति है। और वो अजीब सी शक्ति क्या है? वो प्रकृति की अद्भुत ऊर्जा है। इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि भाई लोग जब पानी को पिएं तो उसको अगर नमन करके पिए। मान लीजिए कोई आप अस्वस्थ है, किसी तरह की बीमारी है, तो पर भी अगर आप पानी को प्रणाम करके पिएंगे तो कम से कम जल संबंधी जो भी रोग होगा आपका, जल के असंतुलन संबंधी जो भी रोग होगा उसका, मेरा ऐसा मानना है कि तत्काल उसमें लाभ
होना चाहिए। पानी अपने आप में एक जीवित जागृत ऊर्जा है। पानी में ही वो ताकत है। देखिए, पानी तरल बनकर बह जाती है, बादल बनकर बरसती भी है और बर्फ़ बनकर ठोस भी हो जाती है। ऐसी अद्भुत क्षमता इसके अंदर है। आपको बताएं, हम जब नदियों के लिए थोड़ा बहुत रुचि रहा है और 2-3 नदियों का जो है हमने पदयात्राएं की हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, कुछ अनुभव में आया। और सच पूछें तो ये प्रकृति की ही कुछ कृपा है, उसकी देन है, और तभी शायद कुछ चीज़ें ये देखने समझने को मिला। पानी के बारे में आप पूछ रहे थे, एक और अच्छी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। पानी बोलता भी है। आपको लगेगा कि पानी कैसे बोल सकता है? पानी भी बोलता है। आप देखें, गौर करके देखिए, जब पानी के जो स्वर है, उसकी ध्वनियाँ हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह हो जाता है। जैसे बरसता हुआ पानी है, उसका एक अलग आवाज़ आएगा, उसका स्वर रहेगा, है ना, जिसको हम साधारण भाषा में रिमझिम कह लें, हैं, या और अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं अपन। और वैसे देखें तो पानी शब्दों को अगर गौर करें तो छलक, छप या इस तरह का कोई भी अपनी भाषा में अपने शब्दों में उसको कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी भाषा तो है प्रकृति की, और पानी की अपनी स्पष्ट भाषा है उसका। तो अगर उसको अपन गौर करके देखेंगे, जैसे नदी है या और कोई जलाशय है, बहता हुआ पानी, मान लो हम अपन नदी की बात करते हैं, तो नदी जहाँ पे गहरा होगा वहाँ पे पानी के बहाव में एक अलग आवाज़ आएगा, और जहाँ गहरा होगा वहाँ पे उसका स्वर बदल जाएगा। कहीं कहीं वो बिल्कुल संगीत सा बजता है, मधुर, और कहीं कहीं भयावह भी होता है, और एक अजीब तरह का एहसास होता है, भय पैदा करने वाली चीज़ें भी आपको पानी की आवाज़ से समझने को मिल सकता है। हम बार बार कहते हैं कि पानी का हम बहुत ज़्यादा सम्मान करें, और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए वो कैसा करते थे, किन किन तरीक़ों से पानी का सम्मान करते थे। अगर आप उसमें जाएं, जो मान्यताएं हैं, कुछ अलग अलग परंपराएं हैं, तो आप देखेंगे कि पानी के बिना किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में आराधना नहीं होती, अनुष्ठान नहीं होता, नहीं हो ही नहीं सकता है। जैसे आप देखें कि कोई भी पूजा पाठ होगा या अनुष्ठान होगा, उसमें पानी अनिवार्य रूप से छिड़का जाएगा या उसका उपयोग होता है। दूसरे मजहब में भी ऐसे ही है। जैसे कोई वुज़ू करता है, कोई, और कई तरीके से पानी के प्रति सभी, मैंने कहना यह चाह रहा हूँ कि सभी धर्मों में, सभी मजहब में उसकी अपनी अपनी विधाएं हैं, परंपराएं हैं, और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा पानी के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान हम लोग करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज भी हमको संकेत के रूप में बहुत सारी चीज़ें विरासत में छोड़ के गए हैं। ये बात और है कि हम लोग थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, जो हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, पानी को लेकर वो करें। जी, आप एक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के अंदर काम करते हैं, और दूसरा रूप से पत्रकारिता भी हैं। तो आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे रायगढ़ ज़िले में आप कौन सा सन में पद यात्रा किए थे, जो केलोर नदी को लेके और प्रदूषण को लेके, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, और क्या क्या समस्या खड़ा हुआ था आपके
आदमी को जागरूकता करने के लिए आगे क्या प्रयास किए थे? सबसे पहले तो हम केलो नदी के उद्गम से संगम तक जो है पदयात्रा किए थे हम लोग 92-93 में, और वो बहुत रोचक और बहुत ही अद्भुत था। वो एक तरह से ये था कि भाई हम लोग नदियों को देखते थे, आप भी देखते होंगे, तो अपने 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 गांव में अपने अपने हिस्से में थोड़ा थोड़ा देखते थे। दरअसल हुआ क्या था कि एक पर्यावरणीय बैठक में एक बात आई थी कि भाई केलो नदी प्रदूषित हो रहा है और इसके साफ़ सफाई की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हम जिज्ञासावश जो है, और वैसे भी प्रकृति के प्रति लगाव हमारा रहा है, तो हम देखें कि भाई केलो नदी के बारे में क्या जानकारी हमको हासिल हो सकता है। तो हम उसमें अपने तमाम गुरुजनों से और दूसरे संसाधनों से, किताबों से, कई माध्यमों से नदी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हमको तसल्ली नहीं हुई, पर्याप्त जानकारी हमको नहीं मिला। तो हम लोग चले गए कि चलो भाई केलो नदी को देख के आया जाए, उसके उद्गम से संगम तक का उसका दर्शन किया जाए। और उसमें फिर एक तरह से शोध कार्य हो गया कि भाई केलो नदी के किनारे किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की सभ्यता है, मिनरल्स क्या क्या हैं, वृक्ष वनस्पति क्या है, खेती बाड़ी कैसी होती है, क्या क्या उत्पादन होता है, ये इस तरह की तमाम चीज़ों का जो है अपन ने उसमें समाहित किया और उसका फिल्मांकन भी किया था। उसकी एक पॉकेट बुक्स टाइप की किताब भी छपी थी। तो इस तरीके से वो केलो नदी का 93 में आप जो केलो का परिक्रमा किए थे जी, उस समय का थोड़ा सा हाल चाल क्या था और अभी क्या फ़र्क आया, अभी से क्या फ़र्क आया है? हाँ, वही बता रहा था मैं आपको कि उसके बाद हम लोग ने अभी उसके बाद दूसरी बार भी किया। एक बार तो उद्गम से संगम तक किया, और ये अभी 2 साल पहले संगम से उद्गम तक चले थे। बीच में हमने एक बार और किया था, तो उसका वीडियो फिल्म बनाया था। तो उसमें ये फ़र्क लगातार हमको देखने को मिला था। शुरुआती दौर में नदी की जो खूबसूरती थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो उसमें बहुत फ़र्क आया धीरे धीरे। और जैसे जैसे हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हुआ और जनसंख्या में वृद्धि हुई, दबाव बढ़ा है कुल मिला के पानी के ऊपर, हमारे केलो नदी के ऊपर। तो केलो नदी का जो स्वरूप है धीरे धीरे विकृत होता चला गया है, और आज तो बहुत बुरी हालत है। आज तो बिल्कुल कहीं पीने लायक पानी भी नहीं बचा है। तो अभी क्या करने से या कुछ ऐसे सुझाव आप कुछ दे सकते हैं कि हमारे जनता भी उसको देख के मतलब केलो नदी को या तालाबों जो गांव में है जो नष्ट होते जा रहा है, उपयोग नहीं हो पा रहा है, पानी का भी नष्ट होते जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ सुझाव 1 मिनट के लिए कम से कम। देखिए, ऐसा है, उसमें हम किसी बात को लेकर सरकार को दोष देंगे तो पर्याप्त नहीं होगा, काफ़ी नहीं है, और जनता को ही और हमको आपको ही सब सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको बचा पाएंगे। या जो लोग इस मुहिम में लगे हैं पानी को बचाने के लिए, तालाबों को बचाने के लिए, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए, कम से कम हम उनका साथ तो दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम बचा सकते हैं नदियों को, हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों को। तो आप जनता को क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग पानी के संदर्भ में काम कर रहे हैं, पानी को लेकर चिंतित हैं, नदियों को लेकर, तालाब को लेकर, और दूसरे जितने भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत भी देखिए धीरे धीरे सूख रहे हैं, तो कैसे संरक्षित होगा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सबको मिल के इस दिशा में सोचना होगा
और तभी हम हमारे इस को धरोहर को बचा पाएंगे।